गुड मॉर्निंग। हम यहाँ पे पढ़ेंगे ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब है कि कोई भी मटेरियल जो है वो ड्वेलिटी लेके आएगा, एज वेल एज वो एक पार्टिकल की तरह काम करेगा और साथ में किसकी तरह, वेव की तरह काम करेगा। तो जैसे जो हमने लाइट चैप्टर पढ़ा नहीं है, वहाँ पे जब इंटरफेरेंस हम पढ़ेंगे, डाइफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे, पोलराइजेशन हम पढ़ेंगे, तो वो बताएंगे आपके वेव नेचर की। वेव नेचर को हमने पहले डिस्कशन किया था कि आपके पास लैम्डा होना चाहिए, इसमें वेव लेंथ होनी चाहिए। क्लास में पहले ही बताया था, अगर कोई मटेरियल या कोई ऑब्जेक्ट अगर उसमें वेव लेंथ है, वेव लेंथ का मतलब है डिस्टेंस है, तो वो लाइक अ वेव काम करेगा। लेकिन इसके अलावा जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमारा जो आइंस्टीन वाला चैप्टर चल रहा था या हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा है, वहाँ हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ढंग से याद हो तो ये कहा था कि कोई मटेरियल है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ सरफेस पे होते हैं, कुछ उसके बाउंड्री पे होते हैं। देन हम एक फोटोन को यहाँ पे हिट कर रहे थे और देन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, इजेक्ट हो रहा था। तो ये था पूरा फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है उसका सारा प्रोसेस था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये सारे बताएंगे पार्टिकल नेचर। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनने की बात आई तो ये आ सकता है कि जो वेव नेचर है, वेव नेचर कौन कौन एक्सप्लेन करेगा। तो जो जितने लाइट के चैप्टर के अंदर इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन है, तो ये सब उनको बताएगा। इसके अलावा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट है, वो अगर किसी को बता रहा है तो वो बताएगा किसको, वेव नेचर को। अब ड्वेल नेचर ऑफ मैटर है, यानी जो पदार्थ है, अगर लाइट है तो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, तो और जो पार्टिकल है वो लाइट की तरह बिहेव करती है। तो यानी दो ही क्या हो गए, उसके प्रॉपर्टी हो गई। तो यहाँ पर डी ब्रोगली जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, जो किसके अंदर आएगा, ड्वेल नेचर में आएगा। जैसे कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आया था, और भी साइंटिस्ट आए हैं। कूलाम जो है पहले वाले चैप्टर में आया था, ओम्स लॉ जो है आपके 4th चैप्टर में था, तो फेराडे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में है। तो सारे जो साइंटिस्ट हैं वो किसी न किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब अगर डी ब्रोगली आएगा कि किससे रिलेटेड है, तो तुम लिखोगे ड्वेल नेचर ऑफ मैटर से रिलेटेड है। इसके बाद यहाँ से ये है कि 1924, वैसे याद रखने वाली बात नहीं है, लेकिन कर सकते हैं कि जो 1924 है, ये डी ब्रोगली ने ये कहा कि जो आपका मटेरियल पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल मतलब जिसमें मास होगा, मटेरियल पार्टिकल है उसमें मास है, तो मास है तो एक जगह पे रहेगा। लेकिन जब वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसमें डी एक डिस्टेंस है, और इसी डिस्टेंस का नाम दिया है लैम्डा। और लैम्डा हमेशा किस में होता है, ये होता है आपके वेव में। इसका मतलब है कि जो मास है हमारा, जो ये एम मास है हमारा, ये बिहेव कर रहा है वेव की तरह। और बाद में हम ये प्रूफ करेंगे कि वेव किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पार्टिकल। तो ये है ड्युअलिटी का नेचर, कि वो पार्टिकल भी है और वो वेव भी है। तो यहाँ पे लिखा है द वेव एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल इन मैटर आर कॉल्ड मैटर वेव्स। अब जो मैटर है उसमें अगर लैम्डा प्रोड्यूस हो गई है तो वो वेव अब मैटर वेव कहलाएगी। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं प्रैक्टिकल में कि मैटर वेव्स क्या हैं। तो मैटर वेव्स कैन बी एसोसिएटेड विद द मेटेरियल पार्टिकल, हम इसको कह सकते हैं। यानी आपके पार्टिकल में वेव लेंथ, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि वेव होने के लिए आपके पास वेव लेंथ होने बहुत ज़रूरी है। इसके बाद डी ब्रोगली का जो इक्वेशन है, डी ब्रोगली का इक्वेशन हमारे लिए यहाँ पे आता है। तो डी ब्रोगली कहते हैं कि हम एक फोटोन लेते हैं, तो फोटोन सब जानते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी ई इक्वल टू एच न्यू, ये बताया है। ई इक्वल टू एच न्यू जो है एनर्जी हो गई, जहाँ एच प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.62610 के -34 जूल सेकंड होती है। इसका मात्रक याद रखना, जूल सेकंड होता है, कई बार पूछा जाता है। न्यू बताया था, फ्रीक्वेंसी हो गई, न्यू फ्रीक्वेंसी हो गई। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन आइंस्टीन का है कि ई इक्वल टू एच सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एच न्यू जो हो जाएगा, पहला इक्वेशन हो गया। उसके बाद अगर हम दूसरे यहाँ पे इक्वेशन की बात करें तो आइंस्टीन मास एनर्जी हमें सबको पता है कि ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। अगर आप ई, अभी तक हमने क्या नोट किया था, ई इक्वल टू एच न्यू होता है पहले इक्वेशन। अगर एच ई इक्वल टू एच न्यू है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दोनों को इक्वल हो जाएंगे, एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई। इसके बाद क्या, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में किया था, तो न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो एच का एच रहा, न्यू की जगह आपने सी अपॉन लैम्डा का, क्या सी से सी क्रॉस हो सकता है, ओके। तो यहाँ क्या बचा, एच अपॉन लैम्डा, और यहाँ बचा एम सी। तो हम अगर लैम्डा एच और एम सी को अपॉन में ले जाएं और लैम्डा को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी हो जाएगा। अगर सी
को हम स्पेसिफिक क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। क्या सी को हम वी कह सकते हैं एक टर्म के लिए? अगर हम सी को यहाँ पे आपका वी कह सकते हैं एक स्पेसिफिक के लिए, यानी लैम्डा इक्वल टू आपका एच अपॉन एम सी है, तो लैम्डा इक्वल टू सी जो है वेलोसिटी है, तो सी को हम जनरल टर्म में वी लिख सकते हैं। और हम 11th में पढ़ चुके कि एम और वी को हम एच पी मोमेंटम लिखते हैं। यानी यहाँ से इक्वेशन नंबर का फोर्थ को ध्यान से देखो तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी एक फॉर्मूला बन जाता है फोर्थ इक्वेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए जो इक्वेशन नंबर 5 है, अगर इसका नाम नहीं दिया है तो लिख देना। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी है, पी को क्या लिख रहे हैं हम, एम इंटू वी। अब जरा लैम्डा और एम में रिलेशन देखो, एम और लैम्डा, मास कम लैम्डा ज़्यादा, मास ज़्यादा लैम्डा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रखे हैं, लैम्डा 1 अपॉन एम। तो क्या मास जो है वो वेवलेंथ ले रहा है या फिर वेवलेंथ वाले के पास मास है? तो ये है ड्वेल नेचर की मास जो है, अगर कोई मास है उसमें अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो इट will have a wavelength which is denoted by lambda, and if a wave has wavelength तो it will also consume the mass which is denoted by m। तो ये हो गया डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। इस पे जो है एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल बेस भी आते हैं।